नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूपीएससी मेड सिंपल चैनल में। और अब हम देख रहे हैं सीसैट राइट अप्रोच सीरीज़। और उसमें जो आज का टॉपिक है वो है अजम्पशन टाइप ऑफ क्वेश्चंस। और ये सबसे डिफ़िकल्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, क्योंकि इसके लिए आपको बहुत सोचना पड़ता है और पैसेज को अच्छे से समझना पड़ता है। और आप देखोगे तो 2020 के क्वेश्चन पेपर में ज़्यादातर अजम्पशन के ही क्वेश्चन डाले हैं, इसलिए बहुत से लोगों के गलत हो गए। तो इसको स्टार्ट करने से पहले हमें उसका बेसिक्स देखना काफ़ी ज़रूरी है। इसके बेसिक्स के अलावा आपको राइट आंसर मिलना काफ़ी डिफ़िकल्ट है। अगर मिलता है तो वो बाय शेयर चांस ही है। तो थोड़ा बेसिक्स जान लेते हैं। अजम्पशन का मतलब क्या होता है? कुछ चीज़ें हम अज्यूम करके कुछ चीज़ों की तरफ जाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हम मैथमेटिक्स में बहुत बार देखते हैं कि सपोज इट्स वैल्यू इज एक्स, तो उसका हम एज्यूम करते हैं कि उसका वैल्यू एक्स है, और वो डाल के जब इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास कुछ आंसर मिल जाता है या फिर रिजल्ट मिल जाता है, राइट। तो वो रिजल्ट मिलने के लिए हमने क्या किया? एक्स को एज्यूम किया। तो बिल्कुल उसी तरह पैसेज में आपको ये रिजल्ट दिया होगा और आपको वो चीज़ ढूंढना है जो एज्यूम की गई है उस 10 तक पहुंचने के लिए या फिर उस रिजल्ट तक पहुंचने के लिए। इसीलिए ये टाइप का क्वेश्चन काफ़ी डिफिकल्ट होता है। तो इससे भी वही चीज़ होगी जो पैसेज में कट कॉपी पेस्ट होगा, वो बिल्कुल आंसर नहीं होगा, क्योंकि वो आपको ढूंढना है, आपको निकालना पड़ेगा। और दूसरी बात अगर हम बात करेंगे कि इफ यू वांट टू गेट गुड मार्क्स इन पॉलिटी रीड लक्ष्मीकांत, तो इसका अजम्पशन क्या निकलेगा? अजम्पशन ये निकलेगा कि लक्ष्मीकांत हेल्प्स टू गेट गुड मार्क्स इन पॉलिटी, राइट। कुछ चीजें जो कंक्लूजन तक आ चुकी है, वो कंक्लूजन तक लाने में जिस चीज को एज्यूम किया गया है उस चीज को ढूंढना पड़ता है। और हमको क्या उसका बेसिक प्रीमाइस ढूंढना पड़ता है, या फिर उसको इनपुट भी बोल सकते हैं। इनपुट जो है उसको ढूंढना पड़ता है, तब जाके हमको अजम्पशन मिल जाता है और हमें कंक्लूजन दिया होता है, राइट। अब हम देखते हैं 2018 के कुछ क्वेश्चंस। उसमें क्वेश्चन नंबर 29, ये पैसेज आपने पहले ही पढ़ लिया होगा और मैं अपेक्षा करता हूं कि आप पढ़ लेंगे। तो अब हम डायरेक्टली क्वेश्चन की तरफ आते हैं। विथ रेफरेंस टू desertification as described in the passage, following assumptions have been made. Which of the above assumptions is valid? तो पहला बोल रहा है desertification is a phenomena in tropical areas only। बिल्कुल गलत है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि desertification ट्रॉपिकल एरियाज में ही होगा, और पैसेज में तो उसके बारे में कुछ ऐसा बोला ही नहीं है कि सिर्फ ट्रॉपिकल कंट्रीज में है। दूसरी, डेजर्टिफिकेशन इनवेरिएबली लीड्स टू फ्लड्स एंड डेजर्टिफिकेशन। इनवेरिएबली का मतलब होता है 100%। अगर डेजर्टिफिकेशन होगा तो वहां पे फ्लड होगा, और वहां पे डिफॉरेस्टेशन होगा तो वहां पे फ्लड होगा ही होगा, और वहां पे डेजर्टिफिकेशन भी होगा ही होगा। तो ये कोई जरूरी चीज नहीं है, 100% श्योर नहीं। इसका हम हिंदी में थोड़ा सा मतलब देख लेते हैं। बाढ़ और मरुभवन वनोन्मूलन के अनिवार्य परिणाम हुए। अनिवार्य मतलब 100% श्योर वाली बात कर रहा है, और ऐसा कोई जरूरी है ही नहीं। अब ये हो गया आपका लॉजिक और सब चीजें। अब मैं इसका इंपॉर्टेंट बात बताता हूं। आपको पूछा है उन्होंने अजम्पशन, और ये दोनों जो दिए है वो दिए है इन्फरेंस। वो कुछ इनपुट से निकाले हुए इन्फरेंसेस है, वो अजम्पशन नहीं है। अजम्पशन ये नहीं है, ये चीज आप ध्यान से देख लीजिएगा। और पढ़ते समय इस वर्ड को यहां पे अप्लाई कीजिए, यहां पे अप्लाई कीजिए। पढ़ते पढ़ते इसको भूल मत जाना, राइट। अगर इसको भूल जाओगे तो आंसर गलत कर जाओगे। तो इसलिए जो कीवर्ड दिया होता है वो हर एक बार हर एक स्टेटमेंट को अप्लाई करना है कि अजम्पशन है क्या, ये अजम्पशन है क्या, तब जाके आपको आंसर मिलेगा। इसलिए आंसर है डी, नाइदर 1 नॉर 2, राइट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 49। Which of the with reference to above passage following assumptions have been made? Which of the following is a valid assumption? पहला क्या बोल रहा है? क्लाइमेट चेंज इज नॉट अ चैलेंज फॉर डेवलप कंट्रीज। बिल्कुल गलत है।
मोर सीवियर फॉर डेवलपिंग कंट्रीज। तो इसका मतलब क्या हो सकता है कि उन्होंने एज्यूम क्या किया हो सकता है कि डेवलप्ड कंट्रीज के लिए थोड़ा कम सीवियर होगा या फिर बहुत थोड़ा ही मायने रखता होगा, जो कि मोर सीवियर है डेवलपिंग कंट्रीज के लिए, इसलिए नॉट एट ऑल अ चैलेंज इज गलत। क्लाइमेट चेंज इज अ कॉम्प्लेक्स पॉलिसी इशू एंड ऑल्सो डेवलपमेंट इशू फॉर मेनी कंट्रीज। तो हो सकता है ways and means of finance must be found to enable developing countries to enhance their adaptive capacity। हो सकता है। तो हमने पहले क्या निकाल दिया, एक निकाल दिया, एक निकाल दिया, अब बचा है 3 ओनली और 2 और 3 ओनली। तो हम अगर ठीक से देखेंगे पैसेज में तो हमको ये तीसरा वाला वो ढूंढना पड़ेगा। वेज एंड मीन्स ऑफ फाइनेंस मस्ट बी फाउंड टू एनेबल डेवलपिंग कंट्रीज टू एनहांस देयर अडाप्टिव कैपेसिटी। पैसेज को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ऑल एक्शंस all actions to address climate ultimately involves cost। तो शुरू में ही मेन आइडिया में पता चला कि कॉस्ट के बारे में बात कर रहा है, और यहाँ पे क्या है, वेज एंड मीन्स टू फाइनेंस मस्ट बी फाउंड। तो फाइनेंस के 3 भी होना चाहिए, तो आंसर है सी 2 and 3, राइट। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 54। Assumptions: India continues to be developing country essentially due to its faulty education system। बिल्कुल गलत है, उसका रीजन faulty education system नहीं है। Today's learner need to acquire new age skill set। हो सकता है। A good number of Indians go to some developed countries for education because the educational systems there are perfect reflection of societies in which they function। ऐसा कुछ रिफ्लेक्शन ऑफ सोसाइटीज के बारे में कुछ बात ही नहीं किया। 3 को तो पहले निकाल दो, बचा है सिर्फ 2, बी 2 ओनली। और क्यों टुडेज लर्नर नीड्स टू एक्वायर न्यू एज स्किल्स, क्योंकि वो बोल रहा है इट इज कॉम्प्लेक्स, इट इज वोलेटाइल एंड इट इज ग्लोबली इंटरकनेक्टेड। इसकी वजह से क्या है कि न्यू एज स्किल सेट बहुत जरूरी है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 80, आखिरी वाला क्वेश्चन। Assumptions: a strategy of conservation of wildlife by relocating them from one protected area to another is not often successful। ये बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि वो क्या बोल रहा है कि प्रोटेक्टेड एरिया से दूसरे प्रोटेक्टेड में इज नॉट ऑफन सक्सेसफुल, सॉरी, ये जो बात कर रहा है इज नॉट ऑफन सक्सेसफुल, इसका मतलब क्या होता है कि ज्यादातर बार ये सक्सेस नहीं होता है। तो ये क्या हो गया, माइलस्टोन हो गया। यहां पे नॉट है लेकिन ऑफन बोल रहा है। ऑफन का मतलब क्या होता है कि अगर स्टेटमेंट बता दूं मैं कि दोज पीपल हु आर बिगिनर्स इन यूपीएससी इफ दे स्टार्ट रीडिंग रेफरेंस बुक दे आर नॉट ऑफन सक्सेसफुल। इसका मतलब क्या होता है कि बहुत बार ऐसा होता है कि वो सक्सेसफुल नहीं होते क्योंकि उनका बेसिक क्लियर नहीं होता है, वो डायरेक्टली रेफरेंस बुक पढ़ने को जाते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी नहीं हो सकता है। कुछ अच्छे बंदे हैं जिनका 10th और 12th बहुत अच्छा हुआ है तो वो डायरेक्टली रेफरेंस बुक से स्टार्ट करके सक्सेस भी हो सकता है, राइट। तो इसलिए 1 इज वैलिड। तो ये तो गया, ये भी गया, बचा है 1 and 2 and 2 ओनली। इंडिया डज नॉट हैव सुटेबल लेजिस्लेशन टू सेव टाइगर्स। लेजिस्लेशन के बारे में कुछ बात ही नहीं किया, तो 2 तो गया, आंसर है ई 1 ओनली। क्योंकि ये क्या बोल रहा था, अ मेल टाइगर वाज रिमूव्ड फ्रॉम पेंच टाइगर रिजर्व एंड वाज रीलोकेटेड इन पन्ना पार्क। लेजिस्लेशन के बारे में कहीं भी उसने बात किया नहीं है, राइट। लेजिस्लेशन के बारे में बात किया नहीं, इसलिए 2 है, गलत है और ये अजम्पशन नहीं है, राइट। तो आगे बढ़ते हैं 2019 की कुछ क्वेश्चंस। तो उसमें है 44th 2019 का। पहले पैसेज दिखाता हूं आपको, आप पॉज करके पढ़ सकते हो। एक बार आप पढ़ लीजिएगा। हम ऑप्शंस पढ़ते हैं। फॉलोइंग अजम्पशंस: फूड सेफ्टी इज अ कॉम्प्लेक्स इशू दैट कॉल्स फॉर मल्टी-प्रोंग सॉल्यूशन। हो सकता है।
ग्रेट इन्वेस्टमेंट्स नीड टू बी मेड इन डेवलपिंग मैन पावर फॉर सर्वेलेंस एंड ट्रेनिंग, हो सकता है। इंडिया नीड्स टू मेक सफिशियंट लेजिस्लेशन फॉर गवर्निंग फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, फूड प्रोसेसिंग के बारे में बात ही नहीं किया, 3 को पहले निकाल दो, बचा है 1 and 2 ओनली। अब देखते हैं पहला क्यों सही है, क्योंकि वो क्या बोल रहा है कि diarrheal deaths among Indian children are mostly due to food and water contamination, use of contaminated groundwater, unsafe chemicals in agriculture, poor hygiene store, handling food items, फलाना ढिमका। तो ये सब सारी चीजें उसमें आती है, इसलिए उसके लिए मल्टी प्रॉन्ग सोल्यूशन चाहिए और वो काफी कॉम्प्लेक्स इश्यू है। और दूसरा पढ़ते, ग्रेट इन्वेस्टमेंट्स नीड टू बी मेड इन डेवलपिंग मैन पावर एंड सर्वेलेंस, surveillance of foodborne diseases involves a number of government agencies and entails a good training inspection of staff। तो इसके लिए ये भी सही हो गया कि वही बोल रहा है कि मैन पावर और सर्वेलेंस एंड ट्रेनिंग से थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट होना चाहिए उनमें, राइट, इसीलिए आंसर है 1 and 2। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 64। ये पैसेज हमने पहले ही पढ़ लिया है, इन स्टडी। अब देखते हैं, आप पढ़ लीजिएगा। ऑप्शन पे आते हैं, प्रोसेस्ड प्रोबायोटिक फूड्स आर सोल्यूशन टू ट्रीट चिल्ड्रन सफरिंग फॉर माल न्यूट्रिशन ड्यू टू इमैच्योर। प्रोबायोटिक फूड के बारे में सिर्फ ये स्टडी है, ये 100% श्योर वाली बात नहीं है। बेबीज ऑफ माल नरिश्ड मदर्स जनरली टेंड टू बी माल नरिश्ड, ये जो वर्ड है जनरली टेंड टू बी, ऐसा होता है कि बहुत बार माल नरिश्ड जो बेबीज है उनके माल नरिश्ड मदर, तो इसका मतलब ये हो गया माइल्ड टोन, और हम ये हो गया आर का मतलब हो गया स्ट्रॉन्ग टोन, और हमने देखा था मोस्टली स्ट्रॉन्ग टोन गलत होता है, माइल्ड टोन सही होता है, इसलिए आंसर इज बी 2 ओनली। और अब हम देखेंगे आखिरी में भी, तो कंसिक्वेंटली मतलब ये सब चीजें होने के बाद द माइक्रोब्स ऑफ देयर इन्फेंट्स फेल टू मैच्योर, दैट इन टर्न लीड्स टू माल नरिश्ड बेबीज। और उसके पहला वाला क्या बोल रहा है, हाउएवर द बैक्टीरिया कॉन्स्टिट्यूटिंग इन्फेंट्स माइक्रोब्स थ्राइव ऑन दिस शुगर विच सर्व एज देयर फूड, माल नरिश्ड मदर्स हैव लो लेवल्स ऑफ दिस शुगर इन देयर मिल्क। और आगे जाके बोल रहा है कि उनका मिल्क कमी है, कंसिक्वेंटली माल नरिश्ड बेबीज, माल नरिश्ड मदर्स लीडिंग टू माल नरिश्ड बेबीज। तो ये क्या हो रहा है, जनरली ट्रेंड टू बी, ये 100% श्योर की बात नहीं कर रहा है क्योंकि वो स्टडी है, इसलिए आंसर बी है, राइट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 67। आप पैसेज को पढ़ लीजिएगा। On the basis of our passage, which of the following are assumptions? Humans have been the main reason for the large scale extinction of plant species. Main reason के बारे में बात का हो सकता है। Consumption of food mainly from locally cultivated crops ensures crop diversity, बिल्कुल सही है। The present style of production and distribution of food will finally lead to problem of food scarcity in the near future. ये भी तो हो सकता है, लेकिन अभी देखेंगे। Our food security may depend on our ability to preserve the locally cultivated varieties of crops. में है, माइल्ड टोन है, तो चांसेस ज्यादा है, तो 4 होना चाहिए, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे 2 और 4 और 1 और 4। अब 1 और 2 में हम अटके हुए। ह्यूमंस हैव बीन द मेन रीजन फॉर लार्ज स्केल एक्सटिंक्शन ऑफ प्लांट स्पीसीज, और दूसरा कंजम्पशन ऑफ फूड मेनली फ्रॉम लोकली कल्टिवेटेड क्रॉप्स इंश्योर्स क्रॉप डाइवर्सिटी। अब हमको 2 में से 1 चुनना पड़ेगा। पहले के बारे में देखते हैं, वो क्या बोल रहा है, फूड वैराइटीज एक्सटिंक्शन हो रहा है, यहाँ पे उसने ह्यूमन की वजह से हो रहा है ऐसे कुछ बताया नहीं है। लेकिन दूसरे की अगर बात करेंगे, कंजम्पशन ऑफ फूड मेनली फ्रॉम लोकली कल्टिवेटेड क्रॉप्स इंश्योर्स क्रॉप डाइवर्सिटी, तो इन द रिसेंट वो क्या बोल रहा था, फार्मर्स इन द पास्ट पेनस्टिकिंगली ब्रेड एंड डेवलप्ड क्रॉप्स वेल सुटेड टू पिक्युलरिटीज ऑफ देयर लोकल क्लाइमेट एंड एनवायरमेंट, मतलब लोकली सुटेबल जो है तो वो डेवलप करते थे, इसीलिए वहां पे क्या था, थोड़ा डाइवर्सिटी था, इसलिए आंसर सेकंड इज द करेक्ट। और हमको जाना पड़ेगा 2 और 4 की तरफ। अगर यहाँ पे 1, 2, 3, 4 रहते तो अगर हम अलग सोच सकते थे, लेकिन यहाँ पे आउट ऑफ 4 वी हैव टू चूज ओनली 2, तो 2 चूज करते समय हमको 1 और 2 में चुनना था, और 2 का जो था वो अजम्पशन यही था कि अगर आप लोकली कल्टिवेटेड क्रॉप्स करते हो तो वो डाइवर्सिटी के हिसाब से होता है।
राइट। आगे बढ़ते हैं फ्रॉम 2020 क्वेश्चन नंबर 5। पैसेज आप पढ़ लीजिएगा। फॉलोइंग अजम्पशंस। बायोटेक्नोलॉजी रेगुलेशन इज इवॉल्विंग प्रोसेस, बिल्कुल है। पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इज नीडेड इन पॉलिसी डिसीजंस रिगार्डिंग बायोटेक्नोलॉजी रेगुलेशन, हो सकता है। बायोटेक्नोलॉजी रेगुलेशन शुड टेक इन टू अकाउंट सोशियो इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स इन डिसीजन मेकिंग, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग टोन है लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है वो, शुड टेक इन टू अकाउंट सोशियो इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स, और सोशियो इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स के बारे में उसने बात किया था। क्या बोल रहा था, टेकिंग इन टू वेरियस एस्पेक्ट्स इंक्लूडिंग सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट सो दैट पोटेंशियल ऑफ द टेक्नोलॉजी कैन बी हार्नेस्ड, इसलिए ये सही है। और ये अजम्पशन है, ये उन्होंने इन्फरेंस नहीं बोला है। अगर यहाँ पे इन्फरेंस होता तो ये गलत होता, क्योंकि ये कट कॉपी पेस्ट है, और अजम्पशन में कट कॉपी पेस्ट हो सकता है, 100% श्योर नहीं है, लेकिन इन्फरेंस में 100% नहीं होता है। और आगे वाला देखेंगे, वाइडर इन्वॉल्वमेंट ऑफ पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के बारे में उसने कुछ बात ही नहीं किया है, तो 4 को निकाल दो, बचा है बी 1 and 3 ओनली। यही हिंट था, आपको इसके बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के बारे में कुछ बोला ही नहीं है, तो उसको निकाल दिया तो बचा सिर्फ ये। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21। एक बार पैसेज पढ़ लीजिएगा। क्या assumptions है, रिलाइंग ऑन फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स इन द लॉन्ग रन इज नॉट इकोनॉमिकली साउंड पॉलिसी, बिल्कुल सही है, क्योंकि उसने बोला था वोलेटाइल है, और क्या बोला था उसने, वोलेटाइल ओवर द टाइम अक्रॉस द सेक्टर्स एंड रीजन्स, इसलिए लॉन्ग टर्म में उसको रिलाय करना बिल्कुल सही बात नहीं है। तो एक तो हमको समझ में आया सही है, तो एक चाहिए, यहाँ पे एक नहीं है, यहाँ पे भी एक नहीं है, वो दोनों भी गए। अब बचा है 1, 3 and 5 एंड 1, 2 and 4। अब तो हम आगे वाले कुछ स्टेटमेंट्स देखेंगे। डायरेक्टली 5 पे आते हैं, 5 से आंसर निकल जाएगा, क्योंकि 4 के और 5 के बारे में बात कर रहा है। सब्सटेंशियल पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन एंड हेल्थ शुड बी अंडरटेकन, और ये बिल्कुल सही है, क्यों, क्योंकि वो वही बात कर रहा था कि हाउएवर टेक्नोलॉजी डिफ्यूजन इज नॉट एट ऑल सर्टेन बिकॉज एग्जिस्टिंग सेट ऑफ फिजिकल एंड ह्यूमन कैपिटल इन इंडिया मे प्रूव इनएडुकेट, और उसको एडुकेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ह्यूमन कैपिटल को डेवलप करना पड़ेगा। और ह्यूमन कैपिटल की बारे में अगर बात करेंगे तो एजुकेशन एंड हेल्थ इज नथिंग बट ह्यूमन कैपिटल। इकोनॉमी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एनसीईआरटी 11th एनसीईआरटी उसमें दिया है ह्यूमन कैपिटल क्या है, एजुकेशन हेल्थ, तो इसलिए 5 तो होना ही होना है, इसलिए आंसर है बी 1, 3 and 5। यूपीसी का अभी तक ऑफिशियल की नहीं आया, लेकिन आई एम 99% श्योर आंसर यही होना चाहिए, क्योंकि यही राइट लॉजिक है। बाकी के बारे में तो आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है। क्यों, हम देखते हैं, पब्लिक इन्वेस्टमेंट शुड बी गिवन प्रायोरिटी और प्राइवेट, ये सही है, क्या है, इन्फरेंस है, अजम्पशन नहीं है, इसलिए 4 को हमने निकाल दिया। तीसरा, पॉलिसीज मस्ट बी अंडरटेकन टू स्ट्रेंथन डोमेस्टिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, ये क्या है, अजम्पशन किया है उन्होंने कि यू कैनॉट डिपेंड अपॉन फॉरेन पब्लिक इन्वेस्टमेंट मोर वर्ल्ड बिकॉज एंड देयरफॉर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट कैनॉट बी लेफ्ट ओवर टू द एफडीआई, तो उन्होंने ये अज्यूम किया है कि पॉलिसीज मस्ट बी अंडरटेकन टू स्ट्रेंथन डोमेस्टिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, राइट। और ये पॉलिसीज मस्ट बी अंडरटेकन टू रिड्यूस वोलेटिलिटी इन फॉरेन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, तो उसके लिए उसने कुछ बोला ही नहीं है कि पॉलिसी चाहिए या नहीं चाहिए, सिर्फ बोला है कि वो वोलेटाइल है, राइट, इसलिए आंसर है बी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 64, और आखिरी क्वेश्चन है अजम्पशन का। क्वेश्चन नंबर 64 आप पढ़ लीजिएगा। अब देखते हैं ऑप्शंस। विथ रेफरेंस टू अबव पैसेज द फॉलोइंग assumptions have been made. जीनोम एडिटिंग डज नॉट रिक्वायर ट्रांसफर ऑफ जीन्स फ्रॉम वन प्लांट टू अनदर, अगर आप ये नॉट पे जाओगे तो आप यहाँ पे गलत हो जाओगे, क्योंकि ये सही है। क्यों सही है, जीनोम एडिटिंग इज डिफरेंट फ्रॉम जीनोम मॉडिफिकेशन। जीनोम एडिटिंग typically involves finding the part of a plant genome that could be changed to render it live
लेस वल्नरेबल टू डिसीज और रेजिस्टेंस टू सर्टेन हर्बिसाइड एंड इंक्रीज यील्ड्स। तो ये जो बोल रहा है जीनोम एडिटिंग डज नॉट रिक्वायर ट्रांसफर ऑफ जीन्स फ्रॉम वन प्लांट टू अनदर, बिल्कुल सही है, क्योंकि ट्रांसफर कहां पे जरूरी होता है, जहां पे जीनोम मॉडिफिकेशन की बात होती है, और यहां पे जीनोम एडिटिंग की बात कर रहे हैं। एडिटिंग वही होता है, अगर वीडियो देखोगे आप, वीडियो को एडिट करना है तो उसी वीडियो में कुछ आप निकाल दोगे, कुछ ऐड करोगे, राइट, तो उसको बोलते हैं वीडियो एडिटिंग। और मॉडिफिकेशन क्या होता है, आपको यहां से निकाल के यहां पे कुछ डालना है, यहां से निकाल के यहां डालना है, उसको बोलते हैं जीनोम मॉडिफिकेशन। इसीलिए पहला स्टेटमेंट वो सही है। दूसरा आप देखते हैं, through genetic editing the chosen genes can be altered precisely in a manner akin to the natural processes that helps plants to adapt to the environmental factors। और वो environmental factors को अडॉप्ट करने के लिए हेल्प करता है। तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि यहां पे बोला था this evolutionary process can be effectively be speeded up now that is possible to examine plant genomes in detail laboratories। और यहाँ पे बोला था रिसर्चर्स यूज मॉलिकुलर सीजर टू डिसेक्ट द जीनोम एंड रिपेयर इट विच इज अ प्रोसेस दैट ऑकर्स नेचुरली। जो ये सीजर यूज करके मॉलिकुलर सीजर यूज कर रहे वो नेचुरली भी ऑकर होता है, इसलिए सेंटेंस ये भी सही है। तो आंसर हो सकता है सी। अभी तक यूपीएससी का ऑफिशियल आंसर की नहीं आया है, राइट। तो ये था रिगार्डिंग अजम्पशंस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। तो हमने यहाँ पे रीडिंग कॉम्प्रहेंशन के ऑलमोस्ट ऑल टाइप ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर कर लिए। अभी हम आखिरी एक सीसैट का वीडियो बनाएंगे, वो होगा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस। एक स्टेटमेंट देते हैं और हमको कंक्लूजन निकालने के लिए बोलते हैं, उसका सिर्फ एक छोटा सा ब्रीफ वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।